हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अधिगम का पार्ट फर्स्ट लिया था, जिसमें हम लोगों ने अधिगम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं हम लोग की अधिगम की, वो जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अधिगम के क्या कहते हैं, कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल हम लोग को पढ़ने हैं वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक, तो टाइम को बिना वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अधिगम की विशेषताओं को समझते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है अधिगम की विशेषताएं, पहला पॉइंट दिया गया है अधिगम एक प्रक्रिया है। जो हमारी अधिगम होती है वह एक प्रक्रिया है। अब ये पॉइंट क्या बताता है कि जो हमारी अधिगम है, जो हमारा अधिगम है वो एक बारी में ना होके, जैसे कि तुरंत ना होके, एक प्रक्रिया के अनुसार होता है। ठीक है ना, यानी कि अधिगम होने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही अधिगम संभव होता है। फिर उसके बाद लिखा है अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। मतलब जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया होती है वह उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी कि कोई भी अधिगम हो रहा हो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित है। जो हमारा अधिगम है अभ्यास पे आधारित है, प्रशिक्षण पर आधारित है और अनुभव पे आधारित है। अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो अधिगम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम लोग को प्रशिक्षण भी करना पड़ेगा, हम लोगों के पास अनुभव भी होना चाहिए उस अधिगम का। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अधिगम एक सतत प्रकाशित है। मतलब जो हमारा अधिगम होता है वो एक सतत प्रकाशित है। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इसमें व्यापकता पाई जाती है। जो हमारा अधिगम होता है इसमें व्यापकता पाई जाती है। ठीक, और अधिगम जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि अधिगम हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है ना, या फिर सिंपली कहें जो हमारा अधिगम है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा है अधिगम प्राचीनता तथा नवीनता का मिश्रण है। अब ये बात क्या बताता है, जैसे प्राचीनता और नवीनता, मतलब पहले की चीज और अभी की चीज का मिश्रण है हमारा क्या, अधिगम। क्या कहा मैंने, पहले की चीज यानी कि प्राचीन चीजों का और नई चीजों यानी कि नवीन चीजों का मिश्रण है क्या, हमारा अधिगम। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कि हमारे योकस ने और सिम्पसन ने क्या क्या विशेषताएं बताई, वो देखते हैं। लिखा है अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। जो हमारा अधिगम है वो जो व्यक्ति होते हैं, है ना, उनके आचरण को प्रभावित करता है। ठीक, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। जो हमारा अधिगम है वो सिंगल स्टूडेंट को भी पढ़ाते हुए हो सकता है। मतलब अगर लर्निंग हम लोग करवाएं या फिर हम लोग किसी को कुछ सिखाएं तो उसको अकेले में भी सिखा सकते हैं और ग्रुप में भी सिखा सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल से कहने का मतलब यह है व्यक्तिगत व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों तरीके से हमारा अधिगम हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत तरीके से ही हमारा अधिगम होता हो या फिर सामाजिक तरीके से ही हमारा अधिगम होता हो। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, अधिगम विकास है। ठीक है, अगर लर्निंग अच्छी होगी तो विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अधिगम समायोजन तथा अनुभवों का संगठन होता है। जो हमारा अधिगम है वो समायोजन तथा अनुभवों का संगठन होता है। ठीक है, समायोजन कैसे होता है ये मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। जैसा हमारा वातावरण होगा उसी प्रकार का अधिगम होगा, ये बात भी मैंने समझाई थी। फिर लिखा है अधिगम क्रियाशील तथा विवेकपूर्ण एवं सृजनशील होता है। क्लियर है, ये विशेषताएं थी, ये हमारे योकस तथा सिम्पसन ने ये विशेषताएं बताई थी। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं मेकाओ के अनुसार विशेषताएं। लिखा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं उद्देश्य परक होता है। जो हमारा अधिगम होता है वो उद्देश्यपूर्ण एवं उद्देश्य परक होता है। फिर उसके बाद लिखा है अधिगम विकासात्मक प्रकार का होता है। मतलब अधिगम अगर हमारा चल रहा है तो व्यक्ति के जीवन में विकास हो ही रहा होगा, व्यक्ति उस क्षेत्र में विकास कर ही रहा होगा अगर अधिगम निरंतर चल रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अधिगम सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो हमारा अधिगम है वो एक सतत परिवर्तन है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम सर्वांगीण होता है।
और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, अधिगम में संपूर्ण रूप सम्मिलित रहता है। जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, उसका संपूर्ण रूप हमारा अधिगम में सम्मिलित होता है। इतनी बात समझ में आई। आइए इसके बाद अधिगम की कुछ विधियां देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा अधिगम कराया जा सकता है। पहला है करके सीखना, मतलब किसी कार्य को करके हम लोग सीखते हैं तो वो विधि क्या कहलाएगी, करके सीखना, ठीक है ना। किसी कार्य को निरंतर करके भी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखी है वाचन विधि। उसके बाद क्या लिखी है, वाचन विधि। वाचन विधि यानी कि वाचन करके भी हम लोग अधिगम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अनुकरण विधि। अब जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में, उस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, ठीक है ना। उस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद लिखा है निरीक्षण करके सीखना। अब किसी चीज का निरीक्षण करके भी इंसान सीख सकता है। जैसे जब हम लोग म्यूजियम में जाते हैं या फिर कोई साइंस लैब में जाते हैं, वहां पे हम लोग निरीक्षण करके, है ना, वहां पे हम लोग निरीक्षण करके सीखते हैं। फिर लिखा है प्रयास एवं त्रुटि विधि, मतलब प्रयास करो और गलती हो उससे कुछ सीखना, मतलब प्रयास करो, उससे जो गलती होती है उससे भी सीखना, है ना। ये विधि हम लोग के लाइफ में बहुत काम आती है, प्रयास एवं त्रुटि विधि। हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जो उनसे त्रुटियां होती हैं उनसे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है प्रशिक्षण करके, मतलब कोई भी चीज हम लोग को सीखनी हो, अगर हम लोग उसका प्रशिक्षण करें, उस द्वारा उस चीज को सीखें, तो वो विधि क्या कहलाएगी, प्रशिक्षण करके सीखना। फिर एक सतत विधि होती है और एक पूर्ण विधि होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, वाद विवाद विधि। अब वाद विवाद विधि में क्या होती है, हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। वाद विवाद में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके द्वारा सीखते हैं। अंश विधि यानी कि छोटे तरीके से सिखाना, और अंतराल विधि मतलब एक इंटरवल्स में सिखाना। जैसे हम लोग की क्लासेस चलती हैं, है ना, 30-30 मिनट की क्लासेस चलती हैं, उस इंटरवल में अगर हम लोग सीख रहे हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विधियां थी हमारी अधिगम को रिलेटेड, ठीक है ना। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ये किसकी विधि है, क्लियर है। क्या आएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिगम की विधि नहीं है, कोई चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो अधिगम की विधि नहीं होगी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा है, अधिगम के सिद्धांत। अब हम लोगों को इस सीरीज में अधिगम के जितने सिद्धांत होते हैं सब समझने हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, हर एक सिद्धांत आपको अलग अलग अच्छे से समझाया जाएगा। पहला लिखा है थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत, पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, गुथरी का समीपता सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक क्वेश्चन आया था जिसमें संज्ञानात्मक विकास किससे कनेक्टेड था, पियाजे से, ये बात मैंने आप लोग को बताई थी। और इसका सिद्धांत हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस सीरीज में पढ़ेंगे, किसका, पियाजे का सिद्धांत। फिर उसके बाद ब्रूनर का सिद्धांत, फिर उसके बाद ऑज़वेल का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आज की वीडियो में नॉर्मल हम लोगों ने विशेषताएं, विधियां, और हम लोगों ने क्या पढ़े कि क्या क्या सिद्धांत हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अधिगम का स्थानांतरण पढ़ेंगे और साथ ही साथ अधिगम के पठार पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल जितने भी प्रिंसिपल के मैंने अभी नाम बताए, इन सब प्रिंसिपल को विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।